हेलो फ्रेंड्स, आई होप सब लोग बढ़िया होंगे। हम लोग कंटिन्यू करेंगे हमारा एनसीईआरटी बायोलॉजी का चैप्टर ट्रांसपोर्ट इन प्लांट्स। इस वीडियो में हम पढ़ेंगे वाष्पोत्सर्जन यानी ट्रांसपिरेशन के बारे में। जो पौधे जो हैं पानी का जो लॉस होता है पौधों में इवापोरेशन की मदद से, वो होता है वाष्पोत्सर्जन। इसमें क्या होता है कि इवेपोरेशन जो है वो मेनली जो स्टोमेटा होता है रंध्रों से होता है, और ये ट्रांसपिरेशन के अलावा भी जो है यहाँ पे इनका काम होता है जो गैसेस हैं जैसे ऑक्सीजन और कार्बन डाइऑक्साइड, इनका भी जो है आदान प्रदान होता है नहीं स्टोमेटा के थ्रू। ये रंध्र जो है वो दिन में खुले रहते हैं, जो स्टोमेटा है नॉर्मली ओपन रहेंगे दिन में और रात में ये बंद हो जाते हैं। इनका जो ओपनिंग और क्लोजिंग है, मतलब जो इनका बंद होना और खुलना जो है वो जो गार्ड सेल्स है, रक्षक कोशिकाएं हैं, उनकी स्फीति में जो है बदलाव से होता है। हर एक रक्षक कोशिका की आंतरिक भित्ति जो है वो रंध्र छिद्र की तरफ है, वो मोटी होती है, और बाहर वाली जो है वो पतली भित्ति होती है, और इनके बीच में जो है इस तरह से और ये जो है अंदरूनी भित्ति जो है वो अर्धचंद्राकार स्थिति में जो है ये आने को मजबूर कर देती है इनको। तो जब स्टोमेटा ओपन होने होते हैं तो इसमें जो ये माइक्रोफाइब्रिल जो पाए जाते हैं, जो कि इसमें रेडियली अरेंज रहते हैं, ये भी जो है ये स्टोमेटा की ओपनिंग में मदद करते हैं। जो जब ओपनिंग होती है, जो टर्गर प्रेशर है इनमें, जब गार्ड सेल्स में जो वाटर लॉस होता है, तो इनकी जो ये टर्गर जब ये टर्जिड हो जाते हैं, जब इनमें पानी आ जाता है तो ये फूल जाता है, तो ये क्रीसेंट शेप जो है अर्धचंद्राकार जो इनकी आकार बन जाती है, 2 सेल्स होते हैं। इस तरह से जो ये स्टोमेटल पोर है वो ओपन हो जाता है, और जब वाटर जो है वो लॉस हो जाता है तो इसकी जो अंदर वाली इलास्टिक थिनर वॉल होती है वो वापस अपनी ओरिजिनल शेप में आ जाती है, और स्टोमेटा जो है वो वापस इस तरह से जो है वो क्लोज हो जाते हैं। ये है जो स्टोमेटल पोर है, ये रक्षक द्वार जो कोशिका, और ये सब्सिडरी सेल्स की कोशिकाएं हैं। इसमें इस तरह से जो है मैकेनिज्म होती है। ट्रांसपिरेशन के अलावा जो गैसेस है उनका एक्सचेंज भी होता है। ये सेलुलोज जो सूक्ष्म श्रुतराव है, ये अभिविन्यास अर्य क्रम में होता है। ये रंध्र छिद्र को जो है आसानी से खोलती है। जब पानी की कमी हो जाती है तो रक्षक कोशिकाओं की स्थिति जो है स्फीति समाप्त हो जाती है, यानी जल तनाव खत्म हो जाता है, और आंतरिक भित्ति जो है वो पुनः मूल स्थिति में आ जाती है, और रक्षक कोशिकाएं ढीली पड़ जाती है, और रंध्र जो छिद्र है वो रंध्र का वो बंद हो जाता है। जैसे कि डाइकोटिलिडनस प्लांट्स है, तो उनमें ये जो है लोअर सरफेस में पाए जाते हैं, यूजुअली जो है पृष्ठधारी द्विबीज पत्रियों में ये नीचे की ओर निचली संख्या में ज़्यादा नंबर में होते हैं, और ऊपर की तरफ जो है वो कम नंबर में होते हैं। जबकि जो एक बीज पत्री होते हैं उनमें जो है दोनों ऊपर और नीचे दोनों तरफ जो है वो समान मात्रा में जो है पाए जाते हैं। ये हमने पढ़ लिया था जब हमने मॉर्फोलॉजी पढ़ी थी। ट्रांसपिरेशन जो है वो और किन चीज़ों से अफेक्ट होता है, जैसे ताप है, प्रकाश है, आर्द्रता और वायु की गति से भी जो है ये प्रभावित होता है वाष्पोत्सर्जन जो है। और इसके अलावा जो है रंध्रों की संख्या, उनका वितरण, खुले रंध्र का प्रतिशत, और पौधों में पानी की उपस्थिति और उनका जो है वितान रचना, ये सारी जो है कैनोपी स्ट्रक्चर भी जो है इसमें इम्पॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं ट्रांसपिरेशन में। अब ट्रांसपिरेशन से जो क्या है कि जाइलम रस का वाष्पोत्सर्जित रूप से ऊपर चढ़ना, मुख्य रूप से पानी में 3 भागों पर जो है ये डिपेंड करता है। एक तो कोहेशन यानी सहसंजन, ये जल के अणुओं के बीच की आपसी जो आकर्षण की आकर्षण होता है उसे हम कोहेशन कहते हैं। एडहेशन यानी आसंजन, ये जो है जल अणुओं का ध्रुवीय सतह की ओर आकर्षण, इसे हम एडेशन कहते हैं, जैसे कि जो ट्रैकेरी एलिमेंट्स है उनकी तरफ। और तीसरा है सरफेस टेंशन, पृष्ठ तनाव। तो ये जो है वाटर मॉलिक्यूल, जो पानी के अणु है, वो द्रव अवस्था में अपने एक दूसरे की ओर ज़्यादा जो है वो अट्रैक्ट होते हैं जब गैसी अवस्था से की अपेक्षा जो है यहाँ पे ज़्यादा अट्रैक्ट होंगे। ये सारी प्रॉपर्टीज़ जो है, जो आसंजन है, सहसंजन, आसंजन और पृष्ठ तनाव, ये सब जो है हाई वाटर टेंसाइल स्ट्रेंथ देते हैं पानी को। तन्य सामर्थ्य जो है ये उच्च तन्य सामर्थ्य प्रदान करते हैं पानी को।
एक केशिका तो खिंचाव शक्ति से जो है प्रतिरोध की क्षमता, और एक उच्च कोशिकात्व अर्थात किसी पतली नलिका में चढ़ने की क्षमता। ये एबिलिटी होती है जो पुलिंग फोर्स है इन हायर कैपिलरीज। और उसके अलावा जो थिन कैपिलरी ट्यूब्स हैं उनमें राइज होने की ये कैपिलिटी होती है टेंसाइल स्ट्रेंथ। ये जो कैपिलैरिटी है ये जो है मदद करती है जो स्मॉल डायमीटर है ट्रैकेरी एलिमेंट्स के, जैसे कि ट्रैकेट्स और वेसल्स में पानी को ऊपर खींचने में। प्रकाश संश्लेषण की जो प्रक्रिया है उसके लिए भी जल की आवश्यकता होती है। ये जो जल की आवश्यकता है ये किसके द्वारा पूरी की जाती है? जो जाइलम वेसल्स है, जाइलम वाहिकाएं जो है ये पत्तियों तक जो है पत्तियों की शिराओं तक पानी पहुंचाती है जब ज़रूरत पड़ती है उनको फोटोसिंथेसिस के लिए। लेकिन ये जो मॉलिक्यूल्स हैं ये लीफ पैरेन्काइमा सेल्स में जो है किस तरह से आता है ये हम देखेंगे कि जैसे ही पानी जो है वो इवेपोरेट हो जाता है स्टोमेटा से, उत्सर्जित हो जाता है, तो इसकी जो पतली परत होती है वो कोशिकाओं के ऊपर जो है लगातार बनी रहती है, और ये जाइलम से जो है पत्ती तक पानी के अणुओं को जो है खींचने का ये प्रतिफल होता है। वहाँ पे क्या होगा कि पानी जो है वो चला गया है एटमॉस्फेयर में वापस। यहाँ पे एक थिन लेयर जो प्रेजेंट होती है वो वाटर को पुल करने में मदद करती है मॉलिक्यूल बाय मॉलिक्यूल जाइलम से लीफ के अंदर। ये यहाँ पे लोअर कॉन्सेंट्रेशन होती है वाटर वेपर की इन एटमॉस्फेयर इन कंपैरिजन टू द स्टोमेटल कैविटी इन इंटरसेल्युलर स्पेसेस ऑफ प्लांट। यहाँ पे जो है ज़्यादा कॉन्सेंट्रेशन है पानी की बनिस्बत एनवायरनमेंट के। यहाँ से हायर कॉन्सेंट्रेशन से जो है वो लोअर कॉन्सेंट्रेशन में जो है ट्रांसपिरेशन होता है। ये जो डिफरेंस है कॉन्सेंट्रेशन का ये पुल क्रिएट करता है। ये जो है खिंचाव जो है वो पैदा करता है, और इससे जो है वाष्पोत्सर्जन द्वारा जो पैदा किया गया ये बल है ये पानी को जाइलम के आकार के स्तंभ में 130 मीटर की ऊंचाई तक भी जो है वो खींच सकता है, उसको खींचने के लिए पर्याप्त होता है। इस तरह से जो लंबे जो पेड़ होते हैं, जो टॉल ट्रीज होते हैं, उनमें इस तरह से जो है पानी ऊपर की ओर जाता है। ये एक जल और यहाँ जाइलम में जो है जल और फ्लोएम में जो है वो फूड ट्रांसपोर्ट करता है। तो जल जो है यहाँ से ये जो इन सेल्स में आएगा और ये रंध्र जो है इनसे ट्रांसपायर हो जाएगा। वाटर जो है वो एपोप्लास्टिक और सिम्प्लास्टिक मेथड से जो है वो मूवमेंट करता है सेल्स में, तो ये हमने पढ़ लिया था कल ही। अब वाष्पोत्सर्जन और प्रकाश संश्लेषण एक समझौता, यानी ये कि इसके बारे में क्या है कि ट्रांसपिरेशन जो है वो एक से ज़्यादा पर्पज़ होता है उसका। पहला तो ये है कि ये अवशोषण और परिवहन के लिए जो है खिंचाव पैदा करता है। उसके अलावा प्रकाश संश्लेषण क्रिया के लिए पानी जो है वो सप्लाई करता है, उसका संभरण करता है, और जो मिनरल्स प्रेजेंट है मृदा में उसको भी लेके जाता है, ये पौधों के सभी अंगों तक परिवहन करता है। और जो पत्ती की जो सतह है उसको 10 से 15 डिग्री तक जो है ये ठंडा कर लेता है। इसलिए कहते हैं ज़्यादा पेड़ लगाने चाहिए, क्योंकि ये जो ट्रांसपिरेशन का प्रोसेस है इससे जो आसपास का जो टेम्परेचर है वो कम हो जाता है। तो ये अपनी पत्ती का जब 10 to 15 डिग्री टेम्परेचर जो है वो कम कर सकते हैं इवेपोरेशन से, ये कूलिंग होती है यहाँ पे। उसके अलावा ये जो है जो कोशिका को स्फीत रखते हुए पादपों के आकार और बनावट को जो है ये नियंत्रित करता है। अब जो सिंथेसाइजिंग प्लांट्स जो एक्टिवली फोटोसिंथेसाइज कर रहे हैं उनमें क्या है कि पानी की जो है बहुत ज़्यादा आवश्यकता होती है, उनको जो है कंटिन्यूअसली पानी चाहिए होता है। फोटोसिंथेसिस के लिए जो है वाटर की अवेलेबिलिटी जो है जल जो वो एक सीमाकारी यानी लिमिटिंग फैक्टर जो है वो हो सकता है। जिससे वाष्पोत्सर्जन और ये वाष्पोत्सर्जन जो है ये प्रभावित करता है इसे। वर्षावनों में आर्द्रता इसी जल चक्र के कारण वातावरण में पुनः मृदा में जो है देखी गई है। और इसके अलावा क्या होता है कि ये इवोल्यूशन जो है C4 फोटोसिंथेटिक सिस्टम का ये एक स्ट्रैटेजी होती है फॉर मैक्सिमाइजिंग द जो कार्बन डाइऑक्साइड की जो है अवेलेबिलिटी को जो है बनाए रखने के लिए ये एक इवोल्यूशन है C4 प्लांट्स का होना।
जिसमें मिनिमम जो है वाटर का लॉस होता है। सो उपलब्धता को बढ़ाने और पानी की क्षति को कम करने के लिए रणनीति के तहत हुआ। तो C4 पौधे C3 पौधों की तुलना में कार्बन को सुस्थिर बनाने में दुगनी जो है ये सक्षम होते हैं, यानी कार्बन से जो है कार्बन डाइऑक्साइड जो है शुगर बनाने में ये ज़्यादा सक्षम है C3 प्लांट से। लेकिन क्या है कि C4 प्लांट जो है वो जितना पानी उन्होंने लिया है, मतलब 100 अगर लीटर उन्होंने पानी लिया तो 50 लीटर वो यूज़ कर लेते हैं, 50 लीटर ही उनका लॉस होता है। जबकि C3 पौधे जो है वो इससे ज़्यादा लॉस करते हैं और उस उतने में जो है ये अधिक मात्रा में जल खोते हैं C3 जो पौधे हैं। और C4 पौधे जो है आधी मात्रा में जल खोते हैं। अब क्या है, खनिज पोषक का जो है उद्ग्रह और संचरण, यानी अपटेक एंड ट्रांसपोर्ट ऑफ मिनरल न्यूट्रिएंट्स। तो अब हमने देखा कि प्लांट जो है वो कार्बन और मोस्ट ऑफ जो ऑक्सीजन है वो CO2 से लेते हैं जो वातावरण में उपलब्ध है। लेकिन इसके अलावा भी जो है इनको न्यूट्रिशनल रिक्वायरमेंट रहती है, तो ये किससे लेते हैं, पानी और जो मिट्टी में जो मिनरल्स प्रेजेंट है उनको लेते हैं। तो अब मिनरल्स जो है वो किस तरह से, खनिज आयनों का जो है उद्गरण वो अपटेक कैसे होता है। सो पानी जो है वो आराम से एब्जॉर्ब कर लेता है, पैसिवली एब्जॉर्ब हो सकता है। लेकिन मिनरल्स जो है, सारे मिनरल्स वो पैसिवली एब्जॉर्ब नहीं किए जा सकते रूट्स के द्वारा। निष्क्रियता विधि से जो है निष्क्रिय इससे अवशोषित नहीं किया जा सकते, क्योंकि यहाँ पे दो जो है कारक जिम्मेदार है कि मृदा के अंदर खनिजों का अवशोषित रूप में रहना, जो कि कोशिका भित्ति के पार आवेशित रूप में रहना। तो ये आवेशित जो चार्ज आयन पार्टिकल्स है, आयन से, ये पैसिवली जो है मूवमेंट नहीं कर सकते हैं सेल मेम्ब्रेन के अक्रॉस। और दूसरा ये है कि जो कॉन्सेंट्रेशन है मिनरल्स की वो सॉइल में कम होती है, जबकि जड़ों में जो है वो ज़्यादा होती है। तो अंदर जड़ों के अंदर सांद्रता जो है उससे प्राय कम होती है जो मिट्टी में, मृदा में जो खनिज है उनकी सांद्रता। सो इसलिए यहाँ पे क्या होता है कि इनका जो है एक्टिव एब्जॉर्प्शन होता है। सो मोस्टली जो मिनरल्स हैं वो कोशिकाओं की कोशिका द्रव्य में सक्रिय अवशोषण के द्वारा प्रवेश करते हैं। एक्टिव अब्जॉर्प्शन होता है साइटोप्लाज्म में। सो इसके लिए जब सक्रिय अवशोषण करवा रहे हैं हम, तो उसके लिए हमको एनर्जी चाहिए होगी। तो एनर्जी जो है वो ATP के फॉर्म में यूज़ होती है और इसकी मदद से जो है एक्टिव जो है वो ट्रांसपोर्टेशन होता है। सो एक्टिव अपटेक जो है आयंस का वो पार्टली रिस्पॉन्सिबल होता है फॉर वाटर पोटेंशियल ग्रेडियंट इन रूट्स। सो यहाँ पे वाटर अपटेक जो है वो ऑस्मोसिस के थ्रू होता है। सो परासरण के द्वारा जो है जल के प्रवेश के लिए भी जो कुछ आयन है वो बाह्य त्वचा में निष्क्रिय रूप से संचलन करते हैं। सो आयन जो है वो एब्जॉर्ब होते हैं सॉइल से, बोथ पैसिवली और एक्टिवली। सो कुछ विशिष्ट प्रोटीन होते हैं जो आयन को मृदा से जो है सक्रिय पंप द्वारा बाह्य त्वचा की कोशिका के कोशिका द्रव्य में भेजती है, यानी एपिडर्मल से साइटोप्लाज्म में भेज देती है। कुछ जो स्पेसिफिक प्रोटीन्स रहते हैं वो, जैसे कि एंडोडर्मल सेल्स जो हैं उनमें बहुत सारे ट्रांसपोर्ट प्रोटीन्स जो है उनमें एम्बेडेड रहते हैं उनके प्लाज्मा मेम्ब्रेन में। सो ये जो है जो सॉल्यूट्स को है मेम्ब्रेन के अक्रॉस पार करने में मदद करते हैं। बाकी के ये जो विशिष्ट होंगे वही करेंगे। सो अंतःकोशिका भित्ति, अंतःत्वचा, सभी कोशिकाओं की भांति अंतःत्वचा में भी कोशिका झिल्ली में कई परिवहन प्रोटीन पाए जाते हैं जो कुछ विलय को झिल्ली के आर पार आने देते हैं, लेकिन अन्य को नहीं। सो ये जो ट्रांसपोर्ट प्रोटीन है एंडोडर्मल सेल्स के, ये कंट्रोल पॉइंट्स हैं, ये नियंत्रण बिंदु होते हैं और पौधे विलय की मात्रा और प्रकार को जाइलम में पहुंचाते हैं और समायोजित करते हैं। सो जो रूट एंडोडर्मिस है वो किससे बनी होती है, सुबेरिन की एक लेयर होती है उसमें। तो इसकी जो एबिलिटी होती है एक्टिव ट्रांसपोर्ट की, क्योंकि इस लेयर से जो है वो पार नहीं कर सकते हैं जो आयंस वगैरह हैं। सो यहाँ पे एक्टिव ट्रांसपोर्टेशन ही जो है वो होता है और ये सिर्फ एक ही डायरेक्शन में होता है, यानी एक ही दिशा में जो है सक्रिय परिवहन करने की क्षमता होती है इसकी। अब है ट्रांसलोकेशन ऑफ मिनरल आयंस, यानी खनिज आयनों का स्थानांतरण, ये किस प्रकार होता है। सो अब जो आयंस है वो जाइलम में आ गए हैं एक्टिव और पैसिव दोनों तरीक़ों से। तो ये क्या होता है
कि अलग अलग पार्ट्स जो हैं प्लांट के उनमें जाता है थ्रू द वाष्पोत्सर्जन प्रवाह के माध्यम से, यानी ट्रांसपिरेशन स्ट्रीम के माध्यम से। तो यहाँ पे जो सेल्स हैं जो जो चीफ सिंक की तरह एक्ट करते हैं, मुख्य कुंड जो है उन एक्ट करते हैं। जैसे कि पौधों में जो ग्रोइंग रीजन्स है, जो वृद्धि वाले क्षेत्र हैं, जैसे कि शिखाग्र हैं, एपिकल एंड लेटरल मेरिस्टम में पार्श्व विभाजोतक है, तरुण पत्तियां यानी नए जो यंग लीव्स हैं, और विकासशील फूल, फल और बीज और भंडारण अंग। सो यहाँ पे जो है ये जो स्टोरेज ऑर्गन्स वगैरह होते हैं, यहाँ पे मिनरल्स की जो है वो अनलोडिंग होती है थ्रू यहाँ जो है महीन शिराओं के अंतिम छोर से जो है कोशिका द्वारा विसरण और सक्रिय उद्ग्रहण से जो है यहाँ पे अनलोडिंग हो रही है जो खनिज आयन है, मिनरल आयन्स है उनकी। जो मिनरल आयन्स है वो वापस जो है जल्दी से ही पुनः संगठित हो जाते हैं। जो ओल्डर पार्ट्स हैं या फिर जो जरावस्था वाले भाग है, वहाँ से ये जल्दी से जो है वापस पुनः संगठित कर लिए जाते हैं, और इनको जो ओल्डर डाइंग लीव्स रहती हैं वहाँ से जो मिनरल कंटेंट है वो जो नई पत्तियाँ है वहाँ तक ये निर्यात कर दिया जाता है। जैसे कि इसी प्रकार जब वो पत्तियाँ जो है पर्णपाती वृक्ष में झड़ने से पहले अपने खनिज तत्वों को जो है वो अन्य भागों में भेज देती है। मोस्टली जो है फॉस्फोरस, सल्फर, नाइट्रोजन और पोटेशियम, ये जो है मिनरल्स ये ट्रांसलोकेट होते हैं जहाँ जो पुराने जो पार्ट्स हैं वहाँ से न्यू पार्ट में, और कुछ में जो है कैल्शियम। ये जो तत्व है संरचनात्मक कारक होते हैं, जैसे कि कैल्शियम जो है इसको पुनः संगठित नहीं किया जा सकता है। बाकी जो है ये सल्फर, नाइट्रोजन, फॉस्फोरस और पोटेशियम, तो ये याद रखना है कि कौन से जो है वो ट्रांसलोकेट हो रहे हैं, और कैल्शियम जो है वो नहीं होगा। जाइलम स्राव का जो है ये विश्लेषण दर्शाता है कि नाइट्रोजन जो है वो अकार्बनिक आयनों के रूप में, जैसे कि अमीनो एसिड्स, इनके फॉर्म में जो है ये ट्रांसपोर्ट होता है, और फॉस्फोरस और सल्फर जो है वो कार्बनिक जो ऑर्गेनिक कंपाउंड्स हैं उनके रूप में ट्रांसफ़र होते हैं। जब ये एक्सचेंज होता है तो स्मॉल अमाउंट ऑफ मटेरियल जो है वो जाइलम और फ्लोएम के बीच में भी जो है उनका आदान प्रदान होता है। तो इसलिए हम ये क्लियरली नहीं बता सकते हैं कि जैसे पहले होता था कि जाइलम जो है केवल अकार्बनिक पोषणों का परिवहन करता है और फ्लोएम जो है कार्बनिक पदार्थों का परिवहन करता है। तो ये हम बता नहीं सकते हैं क्लियरली कि किससे हो रहा है, क्योंकि यहाँ पे जो है एक्सचेंज भी होता है जाइलम और फ्लोएम के बीच में कुछ स्पेसिफिक मटेरियल का। इस तरह से जो है ट्रांसलोकेशन होता है मिनरल और आयन्स का, यानी पुराने जो भाग है वहाँ से नए भागों में पहुँचा दिया जाता है ताकि वो यूज़ कर लें, क्योंकि वो जो पुराने भाग है वो तो वैसे ही टूट के जो है गिरने वाले हैं। सिर्फ कैल्शियम जो है वो नहीं पहुँचता है, और बाकी जो फॉस्फोरस और ये नाइट्रोजन, पोटेशियम है ये पहुँच जाते हैं। अब है फ्लोएम परिवहन उद्गम से कुंड की ओर प्रवाह। तो फूड जो है प्राइमरीली क्या है, शर्करा जो है मुख्यतः आहार जो है वो मुख्यतः शर्करा है, यानी सुक्रोज के फॉर्म में जो है ट्रांसपोर्ट होता है फ्रॉम फ्लोएम से, जो उद्गम स्थान है वहाँ से लेके सिंक तक यानी कुंड तक परिवहनित किया जाता है ये, क्योंकि लीव्स में बन रहा है फूड, और वहाँ से जो है डिफरेंट पार्ट्स जो है वहाँ तक इसको लेके जाया जाएगा फ्लोएम के द्वारा। ये जो सोर्स है जहाँ से फूड बना है लीव से वहाँ तक उसको लेके जाना सिंक तक। जो नीड्स हैं प्लांट्स के जो पार्ट की नीड्स हैं, पत्तियाँ और कुंड की, तो जहाँ वो भाग जहाँ ज़्यादा नीड होती है, जैसे कि यंग ग्रोइंग पार्ट्स है, तो वहाँ तक जो है ये पहुँचाया जाता है। स्रोत और कुंड अपनी भूमिकाएं मौसम और ज़रूरत के अनुसार बदल भी सकते हैं। शुगर जो है वो स्टोर की जा सकती है रूट्स में, जो रूट्स में स्टोर्ड है वो मोबिलाइज हो सकती है टू बिकम अ सोर्स ऑफ फूड इन द अर्ली स्प्रिंग व्हेन द बर्ड्स ऑफ ट्री एक्ट एज सिंक। अर्ली स्प्रिंग में क्या होता है, जब जो जड़ों में फूड स्टोर करके रखा गया है उसे जो है बर्ड्स में जो वसंत ऋतु आती है तब उसको वहाँ तक पहुँचाया जा सकता है, क्योंकि उनको तब ज़्यादा ज़रूरत होती है। नई कलियाँ जो है वहाँ पे कुंड का कार्य करती हैं। ये जो है मौसम के ऊपर डिपेंड करता है। तो यहाँ पे सोर्स और सिंक जो है वो वेरिएबल है यहाँ पे। तो ये जो है फ्लोएम में जो गति है, ये संबंध जो है वो परिवर्तनशील है। तो ये अंतर गति की दिशा जो है वो ऊपर नीचे दोनों तरफ हो सकती है, यानी बाई डायरेक्शनल जो है मूवमेंट होता है यहाँ पे। जाइलम में जो है हमेशा यूनिडायरेक्शनल होता है, एक तरफा होता है। ये बिल्कुल उसका उल्टा है, यहाँ पे ऊपर नीचे जो है कहीं पे भी जो मल्टी डायरेक्शनल है, ये बाई डायरेक्शनल है।
तो सोर्स और सिंक जो है चेंज होता है, तो उसके ऊपर डिपेंड करता है कि किस तरफ से किस तरफ फूड जो है वो लेके जाना है। सो फूड फ्लोएम में जो है ट्रांसपोर्ट हो रहा है। सो इसमें कोई भी जो है इन एनी रिक्वायर्ड डायरेक्शन, सो जहाँ पे सोर्स होगा शुगर का और जहाँ पे सिंक होगी, जो यूज़ कर सकते हो, स्टोर कर सकते हो, उसको वहाँ तक जो है ये लेके जाएगा। उपयोग और संग्रहण जो है ये उसमें सक्षम हो, वहीं तक जो है ये लीकेज आएगा। सो फ्लोएम रस में मुख्यतः जल और शर्करा होता है, लेकिन अन्य शर्कराएं, हार्मोन तथा अमीनो अम्ल आदि भी जो है फ्लोएम के द्वारा स्थानांतरित होते हैं। तो ये वाला जो है ये याद रखना कि फ्लोएम जो है जल और शर्करा के अलावा हार्मोन और अमीनो एसिड्स का भी जो है वो ट्रांसपोर्ट करता है। अब है द प्रेशर फ्लो और मास फ्लो हाइपोथेसिस, यानी दाब प्रवाह और सामूहिक प्रवाह जो परिकल्पना है ये क्या कहती है हमें। सो अब क्या हुआ कि शुगर बन गई। शुगर जो है सोर्स से, कुंड से जो है शर्करा का स्थानांतरण करने के लिए आवश्यक स्वीकृति क्रियाविधि को जो है दाब प्रवाह परिकल्पना कहते हैं, यानी इसे हम प्रेशर फ्लो हाइपोथेसिस कहते हैं। जब सोर्स से सिंक की और जो है ट्रांसलोकेशन होता है शुगर का, तो शुगर जैसे ग्लूकोज जो है वो सोर्स में बनेगी फोटोसिंथेसिस की मदद से, लीव्स में बनती है ऑब्वियसली, या फिर जो भी ग्रीन पार्ट होता है वहाँ पे जहाँ पे क्लोरोफिल प्रेजेंट हो। सो ये कन्वर्ट हो जाता है इनटू सुक्रोज, जो कि एक डाइसैकराइड है। और ये इस यहाँ से जो है ये शर्करा जो है वो सखी कोशिकाओं में, यानी कंपेनियन सेल्स में पहले जाती है, फिर वहाँ से जो है ये सीव ट्यूब सेल्स में चली जाती है। तो जो चालन नलिका कोशिकाएं जो कि लिविंग सेल्स हैं फ्लोएम की, उनमें ये चली जाती है। सीव ट्यूब सेल्स में जो है ये सीव ट्यूब सेल्स में होल्स होते हैं जिनको हम सीव प्लेट्स ये बनाते हैं वॉल में। सो यहाँ पे जो है लोडिंग होती है। लदान की जो प्रक्रिया है फ्लोएम में एक अति परासारी अवस्था को जो है ये पैदा करती है, यानी हाइपरटोनिक कंडीशन जो है ये पैदा करती है फ्लोएम में जब लोडिंग होती है जो सोर्स में जो शुगर है उसकी। सो यहाँ पे जो एडजेसेंट जाइलम है वहाँ से वाटर जो है वो मूव होता है फ्लोएम में। निकटवर्ती जाइलम से जल जो है परागण के द्वारा फ्लोएम में चला जाता है ऑस्मोसिस के थ्रू। फिर यहाँ पे क्या होता है जब ये पानी आ गया है तो फिर अब हमको ये एक ऑस्मोटिक प्रेशर जो है वो बिल्ड होता है इन फ्लोएम सैप। सो ये ऑस्मोटिक प्रेशर बिल्ड होने से क्या होता है कि ये जो लोअर प्रेशर है वहाँ तक ये इसका मूवमेंट शुरू हो जाता है, जो उसमें न्यूट्रिएंट वगैरह है उनका। सो जो सिंक है जहाँ पे इसको जाना है, जो कुंड है, वहाँ पे जो है परासरणी दाब जो है वो घटा हुआ होना चाहिए, यानी कम होना चाहिए, तभी ये मूवमेंट होगा, क्योंकि हायर प्रेशर से जो है लोअर प्रेशर में ही जाएगा ये। सो यहाँ पे फिर से हमको जो है एक्टिव ट्रांसपोर्ट की ज़रूरत होती है। जो सुक्रोज है वो फ्लोएम सैप से बाहर निकलते हैं और सेल में चले जाते हैं, जहाँ पे जो सेल है उस शुगर को यूज़ करते हैं, एनर्जी के फॉर्म में कन्वर्ट करते हैं उसको, और स्टार्च और सेल्यूलोज के फॉर्म में जो है यूज़ करते हैं उसे। सो ये डायग्राम हम बाद में देखेंगे। सो कोशिका जो है वो शर्करा ऊर्जा स्टार्च सेल्यूलोज में उसको बदल दे देती है। सो जैसे ही शर्करा हटती है परासरणी दाब जो है वो वापस घट जाता है, यानी ऑस्मोटिक प्रेशर जो है वापस घट जाता है, और पानी जो है वो फ्लोएम से बाहर निकल जाता है और वापस जो है जाइलम में चला जाता है। सो फ्लोएम में क्या होता है कि सीव ट्यूब है, कोशिकाएं चलानी कोशिकाओं से बना होता है जो कि लंबी स्तंभ की रचना करती हैं, और इसके जो है अंतिम भित्ति छिद्र होता है और जिसे चालनी पट्टिका कहते हैं हम लोग, सीव जो है प्लेट्स कहते हैं इसको। सो यहाँ पे क्या है कि जो साइटोप्लाज्मिक स्ट्रैंड्स हैं ये इन्हीं होल से जो है वो पास होते हैं, जो कोशिका द्रव्य तंतु जो है पट्टिका छिद्रों से जो है प्रवेश करते हैं और एक कंटिन्यूस फिलामेंट बना लेते हैं, जो एक हाइड्रोस्टैटिक प्रेशर बन जाता है सीव ट्यूब में। फ्लोएम के जो है वो इससे इंक्रीज हो जाता है और जो प्रेशर फ्लो है वो शुरू हो जाता है, और जो सैप है फ्लोएम का वो मूव करना शुरू हो जाता है फ्रॉम हायर टू लोअर प्रेशर। और यहाँ जो है सिंक में जो है शुगर जो है वो एक्टिवली ट्रांसपोर्ट हो जाती है आउट ऑफ द फ्लोएम एंड रिमूव्ड एज
कॉम्प्लेक्स कार्बोहाइड्रेट के फॉर्म में जो है सो जीव ये नलिका में बढ़ता है, दाब प्रवाह शुरू होता है और रस जो है वो फ्लोएम में चलने लगता है और कुंड में जो है आने पर शर्करा को फ्लोएम से सक्रिय रूप से शर्करा के रूप में जो है बाहर निकाल दिया जाता है और फ्लोएम में विलय की क्षति में से एक उच्च जल विभव पैदा होता है और पानी जो है अंततः जाइलम में जो है वापस आ जाता है। सो यहाँ पे हायर वाटर पोटेंशियल डेवलप होता है फ्लोएम में और वाटर जो है पास आउट हो जाता है एंड रिटर्निंग इवेंचुअली टू द जाइलम। सो यहाँ जो डायग्राम है उसमें क्या शो कर रखा है हमको, सो ये स्तंभ शीर्ष है इसका, यानी टिप ऑफ स्टेम है यहाँ से। तो शुगर जो है वो सीव नलिका और जल परासरण द्वारा अनुगमित होती है और उसके बाद ये जो है फ्लो होता है जो शुगर सॉल्यूशन जो है एंड द रीजन ऑफ लोअर टर्गल प्रेशर में ये जाएगा और यहाँ जो है जो खाना बना है लीव्स में शुगर जो है वो सीव ट्यूब्स में एंटर करेगी। जो हाई वाटर जो ऑस्मोसिस प्रेशर है उसकी वजह से सो फ्लोएम से ये जो है ट्रांसफ़र होता जाएगा और रूट्स तक जो है ये जाएगा। शुगर जो है वो सीव ट्यूब्स को छोड़ देती है फिर मेटाबॉलिज्म और स्टोरेज के लिए और वाटर जो है वो ऑस्मोसिस से फ्लो करता है और वापस जो है जाइलम में चला जाएगा। सो इस चैप्टर में हमने पढ़ा कि पौधे जो है वो विभिन्न अकार्बनिक तत्वों और लवणों को जो अपने आसपास के जो सराउंडिंग इन्वायरमेंट है सॉइल और वाटर से जो है एब्जॉर्ब करते हैं और इन न्यूट्रिएंट का मूवमेंट जो है इन्वायरमेंट से प्लांट में और जो है एक सेल से दूसरे सेल में जो है वो इन्वॉल्व करता है कि ये जो सेल मेम्ब्रेन है उसके थ्रू जो है एक कोशिका झिल्ली के जो है आर पार परिवहन के द्वारा होता है या ट्रांसपोर्ट होता है। सो ये ट्रांसपोर्ट जो है सेल मेम्ब्रेन में तीन तरह से हमने देखा था। एक तो है परिवहन जो है विसरण सुसाध्य परिवहन और सक्रिय परिवहन यानी डिफ्यूजन फैसिलिटेड ट्रांसपोर्ट और एक्टिव ट्रांसपोर्ट, इनसे हो रहा था ये ट्रांसपोर्ट जो है इन मिनरल्स और वाटर का। सो वाटर जो है वो और मिनरल्स जो है वो किसके द्वारा अब्जॉर्ब की गई हैं, रूट्स के द्वारा। सो मूल के द्वारा अवशोषित खनिज और जाइलम जो है ये संचालित होते हैं और पत्तियों के द्वारा जो है संश्लेषित कार्बनिक पदार्थ के रूप में जो है विभिन्न भागों में फ्लोएम के द्वारा परिवहनित किए जाते हैं यानी ट्रांसपोर्ट किए जाते हैं। अब जो पैसिव ट्रांसपोर्ट है जिसमें कि है विसरण और परासरण और जो एक्टिव ट्रांसपोर्ट है उसमें दो मोड होते हैं। न्यूट्रिएंट जो ट्रांसपोर्ट है वो सारी मेम्ब्रेन्स के जो सेल मेम्ब्रेन है उसके थ्रू होती है लिविंग ऑर्गेनिज्म में। सो पैसिव ट्रांसपोर्ट क्या होता है, यहाँ पे जो न्यूट्रिएंट्स है वो मूव होते हैं मेम्ब्रेन से बाय डिफ्यूजन। सो विसरण के द्वारा झिल्ली के आर पार चले जाते हैं और इसमें किसी भी एनर्जी की रिक्वायरमेंट नहीं रहती है और ये जो है वर्क करता है अगेंस्ट द कंसंट्रेशन ग्रेडियंट। सो ये इसमें जो है ये एंट्रोपी ड्रिवन काम है ये। सो परासरण एक विशेष प्रकार का विसरण है जिसमें जल वर्णात्मक परागम्य झिल्ली के पार करता है और दाब सांद्रता प्रवणता पर निर्भर करता है। तो सक्रिय परिवहन जो है वो एटीपी की ऊर्जा अणुओं और सांद्रता प्रवणता के विरुद्ध झिल्ली के पार जो है पंप करती है। सो ये यहाँ पे क्या है कि जल विभव पानी की जो क्षितिज ऊर्जा है उसको जल के अणुओं की गति में जो है ये सहायता करती है। जो काइनेटिक एनर्जी है वो ये हेल्प करती है इसको। सो हमने देखा कि ऑस्मोसिस जो है वो एक स्पेशल टाइप का डिफ्यूजन होता है जो कि सेलेक्टिवली परमेबल मेम्ब्रेन के थ्रू होता है और उसके अलावा जो एक्टिव ट्रांसपोर्ट है उसके लिए हमको एनर्जी चाहिए होती है जिसमें मॉलिक्यूल्स जो वो पंप होते हैं अगेंस्ट द पोटेंशियल जो कंसंट्रेशन ग्रेडियंट है उसके अगेंस्ट जो है हमको उनको पंप कराना होता है, इसलिए हमको एटीपी की ज़रूरत होती है। सो वाटर पोटेंशियल जो है वो पोटेंशियल एनर्जी होती है, सॉरी काइनेटिक एनर्जी नहीं होती, पोटेंशियल एनर्जी होती है वाटर मॉलिक्यूल्स की जो कि उनको हेल्प करती है मूवमेंट में। सो यहाँ पे जो सॉल्यूट पोटेंशियल और प्रेशर पोटेंशियल है वो डिटरमाइन करता है इस चीज़ को और ऑस्मोटिक बिहेवियर जो है सेल्स का वो डिपेंड करता है कि वो उनके आसपास का जो सॉल्यूशन है वो किस प्रकार का है। सो वो अगर हाइपरटोनिक में होंगे, हाइपोटोनिक में होंगे या फिर जो है आइसोटोनिक में होंगे। तो ये हमने देखा था कि किस तरह से उनका इफेक्ट होता है और उसके अलावा ये जो वाटर का एब्जॉर्प्शन है सीड्स और ड्राई वुड से ये होता है बाय स्पेशल डिफ्यूजन कॉल्ड इम्बाइबिशन। सो हायर प्लांट्स में क्या होता है कि वेस्कुलर सिस्टम होता है जिसमें जाइलम और फ्लोएम होता है, ये सब हमने इसमें पढ़ा है।
सो ये रिस्पॉन्सिबल होते हैं फॉर ट्रांसलोकेशन। सो वाटर एंड मिनरल और फूड जो है ये सिर्फ डिफ्यूजन से ही नहीं होते हैं, इसके लिए बहुत सारे जो है एक तो बल्क फॉर्म में जो है ये जो है ट्रांसलोकेट हो सकते हैं, इनको ट्रांसलोकेट किया जाता है, जो कि प्रेशर डिफरेंसेस जो हैं उनकी वजह से होता है। दो पॉइंट्स के बीच में जो प्रेशर डिफरेंस रहता है उसकी वजह से होता है, यानी हाई प्रेशर से लोअर प्रेशर की तरफ ये मूव करता है। और उसके बाद हमने देखा था कि पानी जो है वो किससे एब्जॉर्ब होता है, रूट हेयर से, मूल रोमों के द्वारा अवशोषित किया जाता है। तब जो है ये रूट्स जो है वो डीपर चली जाती है इन द सॉइल। उसके अलावा यहाँ पे दो अलग अलग जो है वे होते हैं जो अवशोषण का जो है जो टिश्यू में जो मूवमेंट है वाटर का, तो दो पाथवे होते हैं, एक होता है एपोप्लास्ट और दूसरा होता है सिम्प्लास्ट। एपोप्लास्ट और सिम्प्लास्ट जो हमने देखा था, एक तो है साइटोप्लाज्म के थ्रू होता है और एक जो इंटरसेल्युलर स्पेसेस है उनकी मदद से होता है जो एपोप्लास्ट में होता है। बहुत सारे आयन वाटर जो है वो सॉइल से एब्जॉर्ब होते हैं, ट्रांसपोर्ट होते हैं अप टू अ स्मॉल हाइट इन द स्टेम बाय रूट प्रेशर। तो रूट प्रेशर के बारे में मैंने देखा था कि थोड़ी सी हाइट तक जो है वो कर सकता है, लेकिन जो टॉलर प्लांट्स है उनमें क्या होता है कि ट्रांसपिरेशन पुल है, जो वाष्पोत्सर्जन का दाब है, वो मदद करता है ट्रांसलोकेशन में। ये मेंटेन रहता है, जो वाटर वेपर के थ्रू वाटर लॉस हो रहा है तो वो मेंटेन करता है ट्रांसपिरेशन पुल। इस पुल की मदद से जो है वाटर ट्रांसपोर्ट होता है, और ये जो ट्रांसपिरेशन है ये डिपेंड करता है ताप, प्रकाश, आर्द्रता, वायु की गति जो है इसकी दर को प्रभावित करती है। और एक्सेस वाटर जो है वो जो सुबह सुबह जो ओस की जो बूंदें होती हैं जो हम देखते हैं, वो सुबह अगर हम देखेंगे तो लीव्स पे जो है तो एक्सेस वाटर इस तरह से भी जो है बाहर निकाला जा सकता है, जैसे हम गटेशन कहते हैं, बिंदु स्राव के द्वारा निकाला जा सकता है। और फ्लोएम जो है वो रिस्पॉन्सिबल होता है फूड के ट्रांसपोर्ट के लिए। सुक्रोज जो है वो लेगा सोर्स से सिंक में, और ये जो ट्रांसलोकेशन है फ्लोएम का ये बाई डायरेक्शनल होता है, जबकि जाइलम का यूनिडायरेक्शनल होता है। ये जो फ्लोएम वाला है ये प्रेशर फ्लो हाइपोथेसिस से जो है एक्सप्लेन किया जा सकता है। और ये सोर्स सिंक रिलेशन जो है इसमें वेरिएबल होता है, तो हम बता नहीं सकते कि कब ये मौसम के अकॉर्डिंग जो है चेंज होता है। ये हमारा चैप्टर जो है वो कंप्लीट हो गया है। नेक्स्ट वीडियो में हम इससे रिलेटेड क्वेश्चंस करेंगे। तब तक अच्छे से पढ़ाई कीजिए, अपना ख्याल रखिए। ऑल द बेस्ट, थैंक यू।